बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फास्फोरस की अहमियत क्या है, ये पौधों के लिए क्यों इतना अहम है। हम डीएपी दे रहे हैं, एसएसपी दे रहे हैं, एनपीके दे रहे हैं। पौधों के अंदर फास्फोरस के कौन से अहम फंक्शंस और रोल्स हैं। फास्फोरस ग्रीक जबान का लफ्ज है। फॉस का मतलब लाइट और फोरस का मतलब बीरर है। फास्फोरस हाईली ऑक्सीडाइज फॉर्म के अंदर रहता है। पौधे इसको H2PO4-1 और HPO4-2 की फॉर्म के अंदर एब्जॉर्ब करते हैं। ये पौधों के अंदर भी ऑक्सीडाइज फॉर्म में रहता है, रिड्यूस नहीं होता, जबकि नाइट्रेट और सल्फेट पौधों के अंदर रिड्यूस हो जाते हैं। लेकिन जो फास्फोरस है ये पौधों के अंदर रिड्यूस नहीं होता। अगर हम सॉइल सोल्यूशन की बात करते हैं तो सॉइल सोल्यूशन के अंदर ये हाईली रिएक्टिव है और कैल्शियम के साथ, एल्युमिनियम के साथ और आयरन के साथ प्रेसिपिटेट बना देता है, जो कि इनसॉल्युबल हैं। ये पौधों को अवेलेबिलिटी इनकी नहीं होती। फास्फोरस का पहला और बुनियादी रोल वो किसी भी पौधे का स्ट्रक्चर या उसका ढांचा बनाना है। जो हमारे पास स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर का बुनियादी यूनिट सेल होता है। सेल मिलकर टिश्यूज बनाते हैं, टिश्यूज मिलकर ऑर्गेनेलिज बनाते हैं। किसी भी सेल के अंदर जो सबसे अहम मटेरियल होता है वो आरएनए और डीएनए होता है। आरएनए और डीएनए जेनेटिक मटेरियल है जो कि इंफॉर्मेशन को कैरी करता है, रखता है। इसके अंदर लिखा होता है कि शूट कहाँ से निकलेगी, टहनी कहाँ से निकलेगी, पत्ता कहाँ से निकलेगा, फूल कहाँ से निकलेगा, ये सारी पर अमाइनो एसिड किस तरह के होंगे, प्रोटीन किस तरह के होंगे, ये सारी की सारी फॉर्मेशन डीएनए के अंदर मौजूद होती है। तो आरएनए और डीएनए के अंदर मौजूद होती है। आरएनए और डीएनए ये न्यूक्लिक एसिड के बने होते हैं और न्यूक्लिक एसिड ही इस सारी इंफॉर्मेशन को कैरी करता है, लेकर चलता है। तो आरएनए और डीएनए, अब फास्फोरस कैसे रोल अदा करता है। आरएनए और डीएनए न्यूक्लियोटाइड के बने होते हैं। न्यूक्लियोटाइड दो चीजों से मिलकर बनता है, फॉस्फेट जिसके अंदर फास्फोरस होती है और दूसरी न्यूक्लियोसाइड। ये जो न्यूक्लियोसाइड है, न्यूक्लियोसाइड के अंदर एक नाइट्रोजीनियस बेस होती है, प्यूरिन हो सकती है, पैरामिडीन है, और इसके साथ राइबोस शुगर होती है। अब इसकी सारी जो डिटेल स्ट्रक्चर होता है वो इस तरह होता है कि राइबोस शुगर नाइट्रोजन के साथ जुड़ी होती है, उसके दरमियान में फॉस्फेट लगा होता है। उसके बाद फिर राइबोस शुगर और नाइट्रोजीनियस बेस है, उसके बाद फिर फॉस्फेट है। तो जो फॉस्फेट है वो एक ब्रिजिंग एलिमेंट के तौर पर काम करता है। अगर किसी भी पौधे के अंदर फास्फोरस की कमी होगी तो उसका बुनियादी सेल का बुनियादी मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल वो नहीं बनेगा। तो इस तरह इंफॉर्मेशन जो है वो जो नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होनी है, तो इससे तमाम चीजों के ऊपर असर होगा, रूट पे, स्ट्रक्चर पे, पौधे की बनावट के ऊपर। इसके बाद जो दूसरे नंबर पे है वो बायो मेम्ब्रेन है। ये सेल की झिल्ली हो सकती है, माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन हो सकती है, वैक्यूल की मेम्ब्रेन हो सकती है, साइटोप्लाज्म की मेम्ब्रेन हो सकती है, क्लोरोप्लास्ट की मेम्ब्रेन हो सकती है। ये सारी की सारी मेम्ब्रेन्स बनी होती हैं लिपिड्स और प्रोटीन की, और कुछ हद तक कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, लेकिन उनका बहुत कम रोल होता है। तो ये जो लिपिड्स हैं ये फॉस्फोलिपिड्स हैं। जो लिपिड्स हैं इनमें फास्फोरस शामिल होती है, ये फास्फोलिपिड्स हैं। और अगर फास्फोरस की कमी होगी तो ये जो मेम्ब्रेन है, ये झिल्ली है, ये कमजोर बनेगी और इसके लीकेज के चांसेस होंगे और बहुत सारे हमारे न्यूट्रिएंट्स पौधे के अंदर जाया हो जाएंगे। फास्फोरस का जो तीसरा अहम किरदार है वो एनर्जी ट्रांसफर का है। फास्फोरस से एटीपीए बनती है जब भी फोटोसिंथेसिस होती है, रेस्पिरेशन हो रही होती है या ग्लाइकोलाइसिस होती है, तो इसके नतीजे में एटीपीए जो है वो बनती है। पौधे के अंदर जितने भी मेटाबॉलिक फंक्शन हो रहे होते हैं, चाहे फैट्स की मेटाबॉलिज्म हो रही हो, लिपिड्स की, कार्बोहाइड्रेट्स की, या एनर्जी ट्रांसफर हो रही हो ट्रांसपोर्टेशन के अंदर, या न्यूक्लिक एसिड का मेटाबॉलिक फंक्शन हो रहे हो, तो इन तमाम के अंदर जो है वो एनर्जी चाहिए होती है। ये एनर्जी एटीपी की सूरत में मिलती है और ये मिलती है जब भी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एक फॉस्फेट ग्रुप टूटेगा तो उसके नतीजे में ये एनर्जी रिलीज होगी। तो एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आज़ाद हो जाएगा, तो उसके नतीजे में जो एनर्जी है वो 31 किलो जूल पर मोल रिलीज होती है। जब सेकंड रिलीज होएगी तो 45.5 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज होगी।
ये एनर्जी तमाम पौधे के तमाम जो फंक्शंस हैं उसको सरअंजाम देने में अहम रोल अदा करती है। तो इसी तरह अगर फास्फोरस की कमी होगी तो एनर्जी कम होगी तो पौधे के तमाम फंक्शन स्लो डाउन हो जाएंगे। तो पौधे का कद छोटा रह जाएगा, पौधे के ऊपर जो है वो जो टहनी है वो छोटी रहेगी, पत्ते छोटे होंगे। तो ये सारे फास्फोरस की कमी की वजह से। फास्फोरस का इस तरह एक और बहुत अहम रेगुलेटरी रोल है कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन और स्टार्च के बनने में। जब भी क्लोरोप्लास्ट के अंदर आरयूबीपी एंजाइम्स कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करते हैं तो इसको ये टीपी ट्राइयोस फास्फेट में तब्दील करते हैं। कुछ जो ये टीपी ट्राइयोस फास्फेट आरयूबीपी एंजाइम बनाने में दोबारा चले जाते हैं, बाकी की बाकी जो है वो स्टार्च एडीपी जी जो है एंजाइम्स की मौजूदगी में स्टार्च बनाते हैं। वहां पर एक फॉस्फेट ट्रांसलोकेटर होता है। अगर इनऑर्गेनिक फॉस्फेट साइटोप्लाज्म में से क्लोरोप्लास्ट के अंदर आएगा तो ये जो ट्राइयोज फॉस्फेट हैं ये क्लोरोप्लास्ट से बाहर आएंगे जो कि तब्दील हो जाएंगे सैक्रोज के अंदर, जो कि फिर इसको ट्रांसलोकेटर एटीपी की जो एनर्जी है उससे इस सैक्रोज को बाकी पौधे के बाकी हिस्सों की तरफ शिफ्ट कर दिया जाता है। अगर फास्फोरस की कमी होगी तो जो इनऑर्गेनिक फास्फेट है ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर नहीं जाएगा, जिससे पत्ते के अंदर स्टार्च की सिंथेसिस बढ़ जाएगी। तो इस तरह जो है कि जो पत्ते के अंदर स्टार्च की ज्यादती हो जाएगी। इसी तरह फाइटेट्स होते हैं, साल्ट ऑफ फैटिक एसिड होते हैं जो कि सीड के अंदर रहते हैं। ये हेल्प आउट करते हैं जब सीड जर्मिनेशन होती है उसके अंदर न्यूक्लिक एसिड के बनाने के अंदर, डीएनए आरएनए के बनाने के अंदर और इसके साथ साथ बायोमेम्ब्रेन के बनने के अंदर ये फाइटेट्स हेल्प आउट करते हैं। तो इस वजह से फास्फोरस की अच्छी मिकदार का होना फसल की प्रॉपर ग्रोथ और नशोनुमा के लिए और बहुत सारे इम्पोर्टेंट फैक्टर जैसे कि एनर्जी ट्रांसपोर्ट के लिए ज़रूरी है, बायोमेम्ब्रेन के बनने के लिए ज़रूरी है, कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन में इसका बड़ा अहम किरदार है। तो इस तरह बायोमेम्ब्रेन के बनने में इसका बड़ा अहम किरदार है। तो फास्फोरस की बहुत अच्छी मिकदार चाहिए होती है।